हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अपन चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के बारे में, जिसमें दल बदल विरोधी प्रावधान है, एंटी डिफेक्शन प्रोविजंस है। तो इन दिनों राजस्थान का जो घटनाक्रम चल रहा है, उस वजह से ये मुद्दा जो है एक बार फिर से जो है वो चर्चा में है। सभी लोग इसी पे डिस्कस कर रहे हैं। इससे जस्ट कुछ समय पहले जो है वो मध्य प्रदेश में इसी तरह के दल बदल की घटनाएं हुई थी। मध्य प्रदेश से जस्ट पहले कर्नाटक में हुई थी। ठीक है, तो ये घटनाएं लगातार होती जा रही है, जिससे ये मुद्दा जो है वो नया बना रह रहा है, चर्चा में बना रह रहा है। तो इस वजह से आपके इंटरव्यू में भी जो है इससे जुड़े हुए प्रश्न जो है वो बन सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि अभी कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगातार इस तरह की चर्चाएं या घटनाएं हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ नई है और अभी अभी हुई है। ठीक है, दल बदल की जो प्रक्रिया है ये लगभग संविधान लागू होते ही शुरू हो गई थी। जो ये संविधान लागू हुआ था और चुनाव हुए थे, उस समय से ही जो है वो दल बदल की घटनाएं शुरू हो गई थी। और 1967 में तो दल बदल जो है बहुत बड़े स्तर पर जो है वो हुआ था 1967 में। उसके बाद 1977 के टाइम भी जो है दल बदल बहुत बड़ी घटना, बहुत बड़ी संख्या में होने लग गए थे। और 1980 के दशक में आते आते तो दल बदल की घटनाएं इतनी ज़्यादा विकराल रूप ले रही थी कि जो है ये 10वीं अनुसूची जोड़नी पड़ी और दल बदल विरोधी जो है वो कानून बनाना पड़ा। ठीक है, तो भारतीय संविधान की ये जो 10वीं अनुसूची है, ये 1985 में जो है जोड़ी गई थी 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और उनके नेतृत्व की सरकार थी, उस समय उन्होंने जो है ये 52वां संविधान संशोधन किया था और 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। और 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रोविजंस हैं। और दल बदल विरोध के साथ साथ इस समय विप यानी सचेतक, ये भी काफ़ी चर्चाओं में है, क्योंकि राजस्थान के अंदर अभी जो है राजस्थान के जो स्पीकर हैं, विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी, उन्होंने जो है वो विप के उल्लंघन के आधार पर जो है वो 19 बागी विधायकों को जो है वो नोटिस दिए हैं। तो ये भी चर्चा में है। तो दल बदल को समझने के लिए सबसे पहले तो अपन थोड़ा सा विप पे चर्चा कर लेते हैं। विप क्या होता है? विप का जो लिटरल मीनिंग होता है वो तो होता है चाबुक। नॉर्मली पहले जो है घोड़ों को कंट्रोल करने के लिए जिस चाबुक का प्रयोग किया जाता था उसे विप कहते थे। और पॉलिटिक्स में या पॉलिटिकल साइंस में या पॉलिटी में इसका जो प्रयोग है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो है वो किया जाता है। तो वहाँ से, और जिन जिन देशों ने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है, ब्रिटेन की संसदीय शासन व्यवस्था को जिन जिन देशों ने अपनाया है, उन्होंने सबने जो है वो विप की अवधारणा उन देशों में है। और वैसे न्यूनाधिक रूप से सभी देशों के अंदर ये जो है वो अवधारणा लागू है। ठीक है, तो विप क्या होता है? जैसे अपन भारतीय जो संसदीय प्रणाली है और इसमें जो विप का प्रावधान है उसको अगर अपन देखें, तो सभी राजनीतिक दल सदन में अपना एक एक विप नियुक्त करती है। ठीक है, तो लोकसभा हो या राज्यसभा हो या विधानसभा हो। ठीक है, तो जैसे केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा है, तो लोकसभा में जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो सभी राजनीतिक दल अपना एक विप जो है वो नियुक्त करते हैं। एक व्यक्ति होता है जिससे विप की अथॉरिटी होती है। हालांकि वो निर्णय खुद नहीं लेता है, वो पार्टी नेतृत्व जो निर्णय लेता है, विप उसको आगे जो है भेजता है सांसदों तक। तो विप का काम होता है कि सदन के अंदर, जैसे लोकसभा में अगर किसी पार्टी ने अपना विप नियुक्त कर रखा है, जैसे लोकसभा में बीजेपी ने अपना विप नियुक्त कर रखा है, कांग्रेस ने भी अपना विप नियुक्त कर रखा है, बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना विप, तो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उतने विप लोकसभा में हैं। और राज्यसभा में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उतने विप जो है वो राज्यसभा में भी हैं। ठीक है, हाँ, ये एक अलग बात है कि अगर किसी राजनीतिक दल से एक ही सांसद है तो उसको विप नियुक्त करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही विप है। ठीक है, और निर्दलीय सदस्यों के लिए कोई विप जो है वो नहीं होता है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जैसे कांग्रेस ने लोकसभा में अपना विप नियुक्त कर रखा है, तो वो विप जो है वो लोकसभा में कांग्रेस के जितने भी सदस्य हैं उनके व्यवहार को कंट्रोल करता है। यानी कि विप उनको निर्देश देता है और लोकसभा में कांग्रेस के जितने भी एमपी होंगे उनको कांग्रेस के विप का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब विप किन किन मामलों में, तो पहली बात तो ये है कि विप जो है वो सदन के अंदर जो है वो सदस्यों, अपने दल के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो यानी कि सदन के अंदर की बात है, सदन से बाहर की बात नहीं है। फिर विप जो है वो केवल जो लेजिस्लेचर्स होते हैं, जो विधायक होते हैं,
सांसद या विधानसभा में जो विधायक होते हैं इन पर ही लागू होता है। व्हिप जो है किसी भी दल के सामान्य कार्यकर्ताओं या दल के पदाधिकारियों पर लागू नहीं होता। प्रदेशाध्यक्ष है या मंत्री, उसमें कोई मंत्री है, पार्टी के अंदर कोई मंत्री है या सचिव है या महामंत्री है, उनके ऊपर व्हिप जो है लागू नहीं होता है। व्हिप केवल सांसदों पर और जो विधायक होते हैं उन पर लागू होता है, ठीक है। और उन पर भी सदन के अंदर की कार्रवाई में लागू होता है। नॉर्मली किस रूप में आदेश दिया जाता है, जैसे कि कांग्रेस ने अपना व्हिप नियुक्त कर रखा है तो वो कहेगा कि भाई लोकसभा में सत्र इतने तारीख से शुरू हो रहा है, तो लोकसभा सत्र में कांग्रेस के जितने भी सदस्य हैं उन सबको उपस्थित होना जरूरी है। ये व्हिप ने एक आदेश दिया, ठीक है। तो कांग्रेस के जितने भी जो सदस्य हैं उनको उपस्थित होना जरूरी है। और अगर कोई कांग्रेस का सदस्य उपस्थित नहीं होता है तो इसका मतलब है कि उसने व्हिप का वायलेशन किया है, व्हिप के आदेश का उल्लंघन किया है, ठीक है। तो इसी तरह से जो है, जैसे कि और तो एक तो उपस्थित होने के बारे में दिया जाता है, दूसरा फिर जो है जैसे कोई बिल पेश हुआ, जैसे आर्टिकल 370 को जो है वो हटाने या 370 के अंदर अमेंडमेंट करने का जो बिल है पेश किया गया, तो उस समय जैसे कि कांग्रेस ने जो है वो व्हिप जारी किया था कि कांग्रेस के जितने भी सांसद हैं वो इस विधेयक के विरोध में मत देंगे, ठीक है। तो अब सभी कांग्रेस के सांसदों को विरोध में मत देना पड़ेगा। और अगर कोई व्यक्ति जो है, कोई सांसद, कांग्रेस का सांसद अपने व्हिप का वायलेशन करता है और उसे लगता है कि भाई नहीं 370 में संशोधन किया ये सही है और मेरी अंतरात्मा ऐसा मानती है कि मुझे इस बिल के पक्ष में वोट मत देना चाहिए, तो वो नहीं दे सकता, और देगा तो वो व्हिप का वायलेशन है, ठीक है। और व्हिप के वायलेशन जो भी करता है 15 दिन के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी उसे वापस माफ नहीं करेगी तो वो दल बदल का दोषी माना जाता है। ये अपन उसमें देखेंगे, दल बदल विरोधी जो प्रावधान है उसमें देखेंगे। तो कुल मिला के व्हिप जो है वो दो मामलों में जो है वो जारी किया जाता है, एक तो सदन में उपस्थित होने के लिए, दूसरा सदन में मतदान के लिए। वो मतदान भले किसी विधेयक पे हो या किसी प्रस्ताव पे हो, जैसे कि कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन, ठीक है, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, ये जो प्रस्ताव पेश किए जाते हैं तो उस समय जो है वो व्हिप जारी किया जा सकता है, या कोई बिल है उस पर जो मतदान होता है उस समय व्हिप जो है वो जारी किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, एक एक्सेप्शन जरूर है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है इसमें व्हिप जारी नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो गोपनीय होता है, और जहां कहीं पे भी कॉन्फिडेंशियल जो है वो मतदान होता है, गोपनीय मतदान होता है, वहां पे व्हिप का कोई महत्व जो है वो नहीं है। इसी तरह से राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता था पहले, तो वो भी गोपनीय होता था, ठीक है। तो गोपनीय होता था तो उसमें भी जो है एक पार्टी के लोग दूसरी पार्टी में मतदान करते रहते थे, तो उसमें भी पहले व्हिप जो है वो जारी नहीं होता था, ठीक है। लेकिन बाद में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी तो उन्होंने दो बदलाव कर दिए थे राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में। एक तो ये कि पहले ये था कि राज्यसभा का जो सदस्य है उसी राज्य से होना चाहिए, ठीक है। तो और दूसरा था कि उसका जो मतदान है वो गोपनीय होता था, ठीक है। तो वाजपेयी सरकार ने दोनों ही चेंज कर दिए, क्योंकि जो है ये बड़े बड़े स्तर पर जो है वो इसमें भी गड़बड़ियां की जाती थी कि जिस दल को अपना सदस्य जिस राज्य से भेजना होता था तो रातों रात वहाँ का बोनाफाइड बनवा दिया जाता था, वहाँ की मतदाता सूची में नाम लिखवा दिया जाता था, और उसके बाद उसको जो है वहाँ से राज्यसभा का चुनाव जो है लड़ाया जाता था। तो सभी राजनीतिक दल ऐसा करते थे, तो इसलिए वाजपेयी सरकार ने कहा कि जब हम सभी इस नियम को तोड़ ही रहे हैं तो इस नियम को ही समाप्त कर दें, तो ये दो चीज़ें जो है चेंज कर दी थी। तो उसके बाद से अब राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो कोई देश का कोई भी नागरिक कहीं कहीं की भी मतदाता सूची में उसका नाम हो, किसी भी राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है वो, ठीक है। लोकसभा का तो पहले से ही था, लोकसभा में भी कहीं से भी कोई भी चुनाव लड़ सकता है। राजस्थान का रहने वाला व्यक्ति आसाम से भी चुनाव लड़ सकता है, ठीक है, मणिपुर से भी लड़ सकता है, तमिलनाडु से भी लड़ सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी ने पहली बार 2 जगह से चुनाव लड़ा था, और राहुल गांधी ने भी जो है वो 2 जगह से चुनाव लड़ा था। तो इसका मतलब है कि आपका किसी भी एक मतदाता सूची में नाम हो और आप कहीं पे भी चुनाव लड़ सकते हो। तो ये अब राज्यसभा में भी हो गया, दोनों जगह जो है सेम चीज हो गई है। और दूसरा, राज्यसभा के चुनाव में भी अब व्हिप जो है जारी किया जा सकता है। तो अपन बात व्हिप की कर रहे थे, तो व्हिप जारी किया जा सकता है, और आपने देखा होगा। लेकिन राज्यसभा के चुनाव में ये है कि जो आप मतदान करोगे तो वोट देके और केवल व्हिप को जो है वो दिखाओगे, वो वोट, व्हिप के अलावा आप और किसी को नहीं दिखा सकते कि आपने किसको जो है वो वोट दिया है। तो जैसे कि इससे जुड़ी हुई भी घटना आपको शायद याद ही होगी, गुजरात के अंदर जो अहमद पटेल का जब चुनाव होना था राज्यसभा सदस्य के रूप में, और हमारे जो अभी मुख्यमंत्री हैं अशोक जी, ये वहाँ प्रभारी थे कांग्रेस के, तो उस समय भी बीजेपी के 2 MLA ने जो है वो मत
दे के और वो मत विप को दिखाने के साथ साथ जो है अन्य लोगों को भी, अमित शाह वगैरह इन लोगों को भी दिखा दिया था, और इसलिए उनके 2 वोट जो है बीजेपी के खारिज हो गए थे, अवैध माने गए थे, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में जो वो चीज़ आ गई थी कि विप के अलावा दूसरे लोगों को भी उन्होंने दिखाया था। तो अब राज्यसभा चुनाव में भी जो है विप जारी किया जाता है, ठीक है। तो विप कहाँ जारी किया जाता है ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, और इस विप का वायलेशन करना भी दल बदल जो है वो माना जाएगा। यानी आप अपनी विप की या अपनी पार्टी आइडियोलॉजी को नहीं मान रहे हैं तो इसका मतलब कि आप दल के साथ नहीं है, इसलिए आपको दल विरोधी जो है वो माना जाना चाहिए, दल बदलू जो है वो माना जाना चाहिए, ठीक है। तो अब अपन सबसे पहले तो देखें कि जो 52वां संविधान संशोधन था 1985 में जो है वो जोड़ा गया था, संविधान 52वां संविधान संशोधन किया गया था, और इसके द्वारा संविधान के अंदर 10वीं अनुसूची जो है वो जोड़ी गई थी, ठीक है। इससे पहले 10वीं अनुसूची में ध्यान रखना 10th शेड्यूल जो है, इससे पहले सिक्किम को जो है वो सहायक राज्य का दर्जा दिया गया था, और उस समय पहले 10वीं अनुसूची में जो है वो 35वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची पहले एक बार और जोड़ी गई थी, और सिक्किम के लिए भी स्पेशल प्रोविजंस जो है 10th शेड्यूल में किए गए थे। लेकिन 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जब सिक्किम का पूरी तरह से भारत में विलय कर दिया गया तो वो 10th शेड्यूल हटा दी गई थी, ठीक है। तो 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से पहले एक बार 10th शेड्यूल जोड़ी गई थी, 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ये वापस हटा दी गई थी, 35th से जोड़ी गई थी, 36 से हटा दी गई थी, ठीक है। और उसके बाद 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से अगेन दूसरी बार जो है वो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो इस बार जो 10वीं अनुसूची या 10th शेड्यूल है उसमें एंटी डिफेक्शन प्रोविजंस हैं, दल बदल विरोधी प्रावधान है, ठीक है। पहले 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी उसमें सिक्किम के लिए स्पेशल प्रोविजंस थे। तो 10वीं अनुसूची के जो है वो प्रोविजंस क्या हैं, सबसे पहले तो जो है वो हम ये देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सिंपल सा जो प्रोविजन है वो है कि कोई भी व्यक्ति जिस दल से निर्वाचित होकर आता है उसको उस दल के प्रति आस्था रखनी चाहिए, उस दल के प्रति उसे क्या रखना चाहिए, क्या कहेंगे अपन उसको, कि उस दल के प्रति उससे निष्ठा और आस्था रखी जानी चाहिए, ठीक है। उस यानी कि वो अपने दल की सदस्यता नहीं छोड़ सकता, दल नहीं बदल सकता। यदि कोई सांसद या विधायक अपना दल बदलता है तो उसकी संसद या विधानसभा की जो सदस्यता है या विधान परिषद की जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाएगी, यानी कि आप दल नहीं बदल सकते। सबसे पहली बात, स्वेच्छा से जो है वो आप अपना दल नहीं बदल सकते। हाँ, अगर कोई राजनीतिक दल किसी व्यक्ति को निष्कासित कर देती है, ठीक है, स्वेच्छा से दल बदलना और पार्टी के द्वारा निष्कासित किया जाना दोनों बिल्कुल अलग अलग है। अगर कोई व्यक्ति किसी को अगर पार्टी निष्कासित कर देती है तो निष्कासित करने के बाद उसकी संसद या विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता समाप्त नहीं होगी, ठीक है। इसका उदाहरण आपने देखा होगा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का एक विधायक था, क्या नाम, कपिल मिश्रा या ऐसा कुछ नाम है, तो वो जो है उसने आम आदमी पार्टी का लगातार विरोध किया तो उसको जो है वो आम आदमी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, ठीक है। कपिल मिश्रा है, कपिल शर्मा है, जो भी है, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो उसको निष्कासित कर दिया, लेकिन वो एमएलए जो है वो लगातार रहा था, उसकी जो विधानसभा की सदस्यता है वो समाप्त नहीं हुई थी, ठीक है। तो इसलिए निष्कासित करने वाले की सदस्यता समाप्त नहीं होती है। स्वेच्छा से अगर कोई अपनी मर्जी से दल बदलता है या दल की सदस्यता त्यागता है तो उसकी जो है वो सदन की सदस्यता जो है वो समाप्त हो जाती है, ठीक है। पहला तो ये हो गया। दूसरा जो है, यदि कोई भी सांसद या विधायक विप का वायलेशन करता है, विप का पालन जो है वो नहीं करता है, विप को नहीं मानता है और विप के विरुद्ध जाके कोई कार्य करता है तो, और उसके बाद राजनीतिक दल 15 दिन के अंदर यदि उसे क्षमा नहीं करती है तो उसकी जो है वो सदन की वो दल बदल का दोषी माना जाएगा और उसकी सदन की सदस्यता जो है वो समाप्त हो जाएगी। विप का वायलेशन करे और उसके 15 दिन बाद, 15 दिन तक का समय होता है राजनीतिक दल के पास कि वो उसे क्षमा कर दे। अगर किसी ने भूल चूक से अगर गलती हुई है किसी से तो राजनीतिक दल सामान्यतः उसे क्षमा कर देता है तो फिर उसकी जो है वो दल बदल का दोषी जो है वो नहीं माना जाता है, ठीक है। तो ये दो आधार हो गए, कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दल बदल दे या विप का वायलेशन करे और राजनीतिक दल 15 दिन के अंदर उसे जो है वो क्षमा नहीं करे तो। तीसरा है निर्दलीय सदस्य। निर्दलीय सदस्य दल, वो निर्दलीय निर्वाचित होकर आए हैं तो वो 5 साल तक निर्दलीय ही रहेंगे, वो किसी राजनीतिक दल की सदस्यता नहीं ले सकते। और अगर उन्होंने ऑफिशियली किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ले ली है
तो उनकी भी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो जैसे कि अभी राजस्थान में 16 निर्दलीय विधायक हैं, ठीक है, तो ये 16 निर्दलीय विधायक जो है वो कांग्रेस में शामिल नहीं हो सकते, ये 5 साल तक निर्दलीय ही रहेंगे। और अगर ये ऑफिशियली कांग्रेस में शामिल हो जाए तो विधानसभा की इनकी सदस्यता जो है वो समाप्त हो जाएगी। हाँ, ये एक अलग बात है कि निर्दलीय जो सदस्य होते हैं वो समर्थन दे सकते हैं किसी भी सरकार को, ठीक है, तो अभी ये कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, और कल को अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है तो ये उनको भी समर्थन दे सकते हैं, ये अपना समर्थन वापस भी ले सकते हैं, दे भी सकते हैं, अपनी निष्ठा को चेंज कर सकते हैं। इससे इस आधार पर जो है ये दल बदल के दोषी नहीं होंगे। तो इसलिए जो 16 निर्दलीय सदस्य हैं इनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी जब तक कि ये ऑफिशियली किसी पार्टी की सदस्यता नहीं ले लेते, ठीक है। उसके बाद जो है वो मनोनीत जो सदस्य होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर, जैसा कि अपने देखा कि लोकसभा में 2 मनोनीत सदस्य होते थे, अब नहीं होते हैं, ठीक है, और राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। तो ये जो है इनका मनोनयन जिस तारीख को होता है उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर जो है ये किसी भी दल की सदस्यता ले सकते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद ये किसी दल की सदस्यता नहीं ले सकते, और 6 महीने के बाद ये किसी दल की यदि सदस्यता लेते हैं तो फिर ये भी दल बदल के जो है वो दोषी माने जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 जो है वो बातें बताई। कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता त्याग देता है, दूसरे दल में शामिल हो जाता है तो वो दल बदल का दोषी होगा। कोई व्यक्ति व्हिप का वायलेशन करता है और पार्टी उसे 15 दिन में माफ नहीं करती है तो वो दल बदल का दोषी होगा और उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल की सदस्यता नहीं ले सकता, और मनोनीत सदस्य जो है 6 महीने के भीतर किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ले सकते हैं, 6 महीने के बाद किसी दल की सदस्यता नहीं ले सकते। बाद में लेंगे तो वो भी दल बदल के दोषी माने जाएंगे और उनकी संसद की या विधानसभा की सदस्यता जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से ये दल बदल कानून जो है वो लागू होता है, तो कोई भी सदस्य जो है वो दल नहीं बदल सकता। अब इसके अपवाद क्या है, एक्सेप्शंस क्या है, किन पे ये दल बदल का कानून लागू नहीं होता। तो पहला तो यदि 2/3 सदस्य किसी भी राजनीतिक दल के 2/3 मेंबर्स एक साथ यदि किसी दूसरे दल में चले जाते हैं तो फिर वो जो है पार्टी का विलय माना जाएगा, इसे दल बदल की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा और इसलिए उनकी सदस्यता जो है वो समाप्त नहीं होगी, ठीक है। इसके उदाहरण आप राजस्थान में देख लीजिए। अशोक जी की पहली जो सरकार थी उस समय भी बहुजन समाज पार्टी के 6 एमएलए थे और वो 6 के 6 एमएलए जो है वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे, तो इसलिए उनकी सदस्यता समाप्त नहीं हुई थी और उन्होंने 5 साल कार्यकाल जो है वो पूरा किया था, ठीक है। और इस बार भी जो बहुजन समाज पार्टी के 6 एमएलए हैं, 6 के 6 एमएलए ने जो है एक साथ सदस्यता ले ली थी, पूरे पूरे सदस्यों ने, इसलिए इनकी सदस्यता जो है वो समाप्त नहीं हुई और इस पर कोई प्रश्न वाचक चिन्ह भी जो है वो नहीं लगा था, ठीक है। और 6 में से 4 भी अगर कर लेते तो 2/3 सदस्य एक साथ जा सकते हैं, 2/3 मेंबर्स जो है वो जा सकते हैं। 2/3 से कम जाएंगे तो फिर वो दल बदल के दोषी जो है वो माने जाएंगे। हालांकि ये जो पहली बार 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसमें 2/3 सदस्य नहीं थे, उस समय 1/3 सदस्य थे, ठीक है। तो 1/3 सदस्य जो है वो एक साथ पार्टी में विभाजन करके नए दल का गठन कर सकते हैं और 1/3 सदस्य जो है किसी दूसरे दल में शामिल हो सकते हैं और होते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। ये पहले था 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जो 1985 में जब जोड़ा गया था, लेकिन 2003 में 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से कुछ बदलाव किए गए और तो वो अपन आगे इस पर चर्चा करेंगे। तो और अब उसमें बड़ा बदलाव यही है कि 1/3 की जगह अब 2/3 कर दिया गया है, 1/3 की जगह 2/3 जो मेजोरिटी एक साथ जानी पड़ेगी, तो वो दल बदल के दोषी नहीं होंगे। और दूसरा है अध्यक्ष या सभापति, स्पीकर या राज्यसभा का चेयरमैन, विधानसभा स्पीकर या विधान परिषद का चेयरमैन, ये निर्वाचित होते हैं तो निर्वाचित होने के बाद ये दल बदल के जो है वो दोषी नहीं माने जाते, ठीक है। ये पार्टी की सदस्यता छोड़ सकते हैं और बाद में किसी भी पार्टी को वापस जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सोमनाथ चटर्जी के समय ये भी मुद्दा जो है वो चर्चा में आया था। सोमनाथ चटर्जी जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे और वो पहले कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे जो कि लोकसभा के अध्यक्ष बने थे और कुछ समय बाद ही जब कम्युनिस्टों ने
जो है वो कांग्रेस सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, तो उन्होंने सोमनाथ चटर्जी को कहा था कि आप भी जो है वो स्पीकर का पद छोड़ें, क्योंकि अब अपन सरकार के समर्थन में नहीं है। तो उन्होंने कह दिया कि भाई मैं अब स्पीकर हूँ, इसलिए इन सब बातों से जो है वो ऊपर उठा हुआ हूँ, इसलिए मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। तो उस समय भी बात चली थी कि चूंकि इन्होंने दल बदल लिया है तो ये दल बदल के दोषी होने चाहिए। तो उस समय वापस ये क्लियर हुआ कि नहीं, ये क्लियर प्रोविजन है कि जो स्पीकर है या सभापति है ये दल की सदस्यता त्याग सकते हैं, और त्यागेंगे तो ये दल बदल के दोषी जो है वो नहीं होंगे। ठीक है, तो ये दो तरह के एक्सेप्शन है। 2/3 मेंबर्स एक साथ अगर किसी पार्टी में 2/3 या उससे ज्यादा एक साथ किसी दूसरे दल में चले जाए, या फिर जो स्पीकर या सभापति जो होता है वो अपने दल की सदस्यता त्यागे, तो वो दल बदल के दोषी जो है वो नहीं माने जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो है कि दल बदल का कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा। तो स्पष्ट प्रावधान है 10th शेड्यूल में कि दल बदल के मामले में जो है लोकसभा के सदस्य ने अगर दल बदल किया है तो लोकसभा का जो स्पीकर है वो फैसला करेगा। राज्यसभा के सदस्य ने अगर दल बदल किया है तो राज्यसभा का सभापति फैसला करेगा। विधानसभा के सदस्य ने अगर किया है तो विधानसभा का जो अध्यक्ष है या स्पीकर है वो फैसला करेगा। और विधान परिषद के सदस्य ने अगर दल बदल किया है तो विधान परिषद का जो सभापति है वो इस पे फैसला जो है वो करेगा। और क्लियर लिखा हुआ है कि उसका फैसला अंतिम होगा। ठीक है, क्लियर लिखा हुआ है कि उसका फैसला अंतिम होगा, उसके फैसले को कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती। और इसी 10th शेड्यूल में अगले प्रोविजन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि न्यायालय की अधिकारिता में ये नहीं होगा और न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक है, जो भी स्पीकर ने या सभापति ने फैसला दिया है वो अंतिम है और न्यायालय में इसकी अपील जो है वो नहीं की जा सकती। 10वीं अनुसूची में ये स्पष्ट जो है वो प्रोविजंस हैं। ठीक है, तो ये तो था 10वीं अनुसूची के प्रोविजंस। अब इन 10वीं अनुसूची के प्रोविजंस में 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो 2003 में किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय, और उस समय इसमें कुछ बदलाव किए गए। एक तो देखा गया कि पहले इक्का दुक्का जाते थे, और अब जब इन्होंने 1/3 सदस्यों की कंडीशन रखी तो 1/3 सदस्य जाने लग गए। तो ऐसा लगने लगा कि भाई 1/3 सदस्यों को तोड़ा जाना भी बहुत आसान होता है, तो इसलिए इसे जो है वो रोका कैसे जाए। तो इसलिए उन्होंने दो प्रोविजन किए। एक तो ये जो पहले प्रोविजन था कि दल में विभाजन करके और अलग दल का गठन किया जा सकता है, इस प्रोविजन को तो पूरी तरह से समाप्त कर दिया। पहले ये था कि वैचारिक मतभेद के आधार पर 1/3 सदस्य अपने दल का विभाजन कर सकते हैं और नए दल का गठन कर सकते हैं, तो उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। तो उस प्रोविजन को पूरी तरह से हटा दिया, यानी कि अब किसी दल के सदस्य जो हैं जाएंगे तो वो उनको किसी दूसरे दल में शामिल होने के लिए जा सकते हैं, अलग दल जो है वो नहीं बना सकते 1/3 सदस्य। ठीक है, और दूसरे दल में जाना है तो 1/3 की जगह अब प्रोविजन कर दिया कि 2/3 सदस्य जो है, यानी कि 66% या 67% सदस्य जो है, 100 में से 67 मेंबर एक साथ किसी दूसरे दल में जाए, ऐसा थोड़ा मुश्किल हो जाता है दल बदल करना। तो इसलिए एक तो ये प्रोविजन जो है वो कर दिया गया, चेंज किया गया। दूसरा जो प्रोविजन किया गया कि मंत्री परिषद की जो है वो लिमिट कर दी गई। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो साइज है वो फिक्स हो गई, और उसमें कह दिया गया कि जो संसद लोकसभा या विधानसभा के 15% से अधिक जो है वो मंत्री नहीं बन सकते। क्योंकि ये दल बदल का ही प्रभाव था कि दूसरे दल के जितने भी लोग जो आते थे तो उन्हें प्रलोभन दिया जाता था कि तुम्हें मंत्री बनाया जाएगा, और फिर जितने भी दूसरे दलों से ज्यादा सदस्य आते थे तो उन सबको मंत्री बनाने के लिए मंत्री परिषद जो है बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती थी। ठीक है, तो अब कैसे रोका जाए ताकि इस तरह के प्रलोभन नहीं दिए जाए, मंत्री परिषद की संख्या ही निश्चित कर दो। इसलिए मंत्री परिषद की संख्या जो है फिक्स कर दी 15%। तो जैसे 15% है, राजस्थान में 200 MLA हैं तो जो है 30 मंत्री बन सकते हैं, जिसमें कि मुख्यमंत्री भी शामिल है। ठीक है, और या तो 15% या कुछ राज्य हैं जैसे कि मणिपुर हो गया, गोवा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, जहाँ की विधानसभा बहुत छोटी छोटी है, और यहाँ 15% अगर रखोगे तो वो 6 या 7 या 8 मंत्री बनेंगे। इसलिए या तो 15% या 12, जो भी अधिक हो उतने मंत्री जो है। तो गोवा में और मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे 12-12 मंत्री जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, और दिल्ली और अलग से है, दिल्ली में 8 मंत्री हो सकते हैं, वो दिल्ली के अलग से प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए। ठीक है, तो ये एक फिक्स कर दिया कि 15% से ज्यादा जो है वो मंत्री नहीं हो सकते।
लोकसभा और विधानसभा की संख्या के 15%। ठीक है, तो इसमें राज्यसभा के सदस्य इंक्लूड नहीं होते हैं, विधान परिषद के सदस्य भी जो है वो नहीं माने जाते हैं। केवल ये जो 15% निकाला जाएगा वो लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का जो है वो निकाला जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है फिर अगला था कि कोई भी जो दल बदल का दोषी हो जाता है जो व्यक्ति, अगला प्रोविजन ये था कि जो सदस्य दल बदल का दोषी हो गया है और दल बदल के कारण उसकी विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता समाप्त हुई है, तो जब तक वो नए रूप से निर्वाचित होकर सदन का सदस्य नहीं बनता है, विधानमंडल का सदस्य नहीं बनता है, तब तक उसको मंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, उस विधानसभा या लोकसभा के कार्यकाल में के दौरान। ठीक है, जैसे अभी कोई भी व्यक्ति जो है वो दल बदल के इस दूसरी पार्टी में आता है और वो दल बदल का दोषी हो जाता है, और दोषी हो जाता है तो उसकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो गई है, तो वापस उसको मंत्री नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, सामान्य आपको और मुझे मंत्री बनाया जा सकता है। अशोक जी चाहें तो आज भी तुम्हें या मुझे मंत्री बना सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपको या मुझे मंत्री बना सकते हैं, पर अपने लिए कंडीशन होगी कि 6 महीने की अपने को मोहलत मिलेगी, कि 6 महीने के अंदर जो है अपने को सांसद या विधानसभा का सदस्य बनना पड़ेगा, नहीं तो 6 महीने बाद अपना मंत्री पद जो है वो समाप्त होगा। 6 महीने तक तो अपन बिना विधायक रहे भी मंत्री रह सकते हैं, लेकिन जो दल बदल का दोषी व्यक्ति है उसको ये 6 महीने की मोहलत जो है वो नहीं मिलेगी। उसको तो वापस निर्वाचित होके आएगा, एमएलए बनेगा, उसके बाद उसे मंत्री बनाया जा सकता है। ये भी जो है वो 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कर दिया, ताकि और हतोत्साहित किया जाए कि मंत्री पद के प्रलोभन में कोई व्यक्ति जो है उधर से उधर नहीं जाए। ठीक है, तो ये जो है प्रोविजंस जो है वो चेंज किए गए 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। पहला, 1/3 की जगह 2/3 सदस्य कर दिए गए। ठीक है, दूसरा, मंत्री परिषद को सीमित कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया, 15% से अधिक जो है वो मंत्री नहीं हो सकते। तीसरा, जो दल बदल का दोषी है उसे वो 6 मंत्री बनने के लिए 6 महीने की मोहलत जो है वो नहीं दी जा सकती। और तीसरा, पार्टी में चौथा जो है, पार्टी में विभाजन करके नए दल का गठन नहीं किया जा सकता। अब तो दूसरे दल में आपको शामिल ही होना पड़ेगा और उसके लिए 2/3 सदस्य आपके पास होने चाहिए। तो ये कुल मिला के अब वर्तमान में जो है वो दल बदल के प्रोविजंस जो है वो हैं। ठीक है, अब अपन देखें कि इसमें विवाद कहाँ कहाँ पे है, किन किन बातों को लेके जो है विवाद है। सबसे पहला विवाद तो ये है कि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से दल की सदस्यता त्यागी है या नहीं त्यागी है, इसको डिफाइन नहीं किया गया है उसके अंदर, इस दल बदल विरोधी प्रोविजन में। और इसलिए हमेशा कई बार लगता है, अगला व्यक्ति कहता है, जैसे कि अभी आपको कि कांग्रेस के जो 19 विधायक हैं जो पार्टी के नेतृत्व का विरोध कर रहे हैं, वो तमाम, अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उन्होंने दल बदल दिया है, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। ठीक है, लेकिन वो लगातार वहां बैठे बैठे बयान दे रहे हैं कि नहीं, हम अब भी कांग्रेस के सदस्य हैं, हमने कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी है। तो ये छोड़ी हुई कब मानी जाए? एक तो ठीक है, क्लियरली कोई आदमी जो है इस्तीफा दे देता है पार्टी से, ठीक है, या दूसरी पार्टी को ऑफिशियली ज्वाइन कर लेता है तो माना जाता है। तो अभी तक तो यही है कि कोई व्यक्ति ऑफिशियली रेजिग्नेशन दे और दूसरे दल को ज्वाइन कर ले तो ये माना जाए कि वो जो है वो दल बदल का दोषी है। पर कई बार ऐसा नहीं होता। ठीक है, लेकिन उसकी गतिविधियों से लगता है कि वो पार्टी के साथ नहीं है, पार्टी के साथ गतिविधियों से लगता है पार्टी अब निष्कासित कर दे। पार्टी निष्कासित नहीं करती, क्योंकि पार्टी को पता है अपन ने अगर इसको निष्कासित कर दिया तो इसकी विधानमंडल की सदस्यता समाप्त नहीं होगी। दल बदल पहले यदि पार्टी किसी को, जैसा कि अपने पहले देखा कि पार्टी यदि पहले किसी को निष्कासित कर देती है तो फिर वो दल बदल का दोषी नहीं होगा, फिर वो चाहे जिस पार्टी में शामिल हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए पार्टियां सामान्यतः इनको निष्कासित नहीं करती है। तो अब ऐसे में तो पार्टी विरोधी, तो न्यायालय ने माना है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में यदि कोई व्यक्ति शामिल होता है और लगातार ऐसे कई घटनाएं या कई उदाहरण होते हैं तो उसे भी जो है वो दल बदल का दोषी माना जा सकता है और उसे भी माना जाएगा कि उसने जो है पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है। ठीक है, जैसे गतिविधियों में लगातार भाग लेता हो, ठीक है, पार्टी नेतृत्व के विरुद्ध लगातार बयान देता हो, विरोधी पार्टियों की जो रैलियां हैं उनमें वो शामिल होता हो। ठीक है, तो ऐसी जो घटनाएं हो तो उसको भी जो है वो दल बदल के आधार पर लिया जा सकता है। तो जैसे कि ये अभी 2017 में जब जेडीयू के सांसद शरद यादव और
एक और थे, तो इन दोनों ने जो है वो विरोध किया था जब नीतीश गवर्नमेंट ने जो है लालू प्रसाद यादव से अलग होके और बीजेपी के साथ गठबंधन कर दिया था। तो शरद यादव को और इनको ये पसंद नहीं आया था और उन्होंने जो है वो जेडीयू का विरोध करना जो है वो शुरू कर दिया था। और उसके बाद ये विरोधी दलों की रैलियों में भी जाने लग गए और लगातार अपने पार्टी नेतृत्व का और पार्टी का विरोध कर रहे थे और विरोध की गतिविधियों में इतने ज़्यादा शामिल थे कि इनकी राज्यसभा में इनको जो है इस केवल इस आधार पर दल बदल का दोषी जो है वो मान लिया गया था। और राज्यसभा की सदस्यता इनकी वेंकैया नायडू जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, उन्होंने जो है उनकी दल बदल का दोषी माना और उनकी सदस्यता को जो है वो समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो और इस समय राजस्थान में ये चल रहा है कि भाई वो दल बदल के दोषी हैं या नहीं है, वो कह रहे हैं कि हमने दल नहीं छोड़ा है, तो ये थोड़ा डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो ये एक विवाद रहता है कि सभापति जैसा चाहता है उसके अनुरूप इन चीजों को जो है वो ले लेता है और अपना फैसला जो है सुना देता है। ठीक है, दूसरा विवाद इसमें है कि कई बार क्या करते हैं कि एमएलए जो है वो जैसे कर्नाटक में हुआ था त्याग पत्र दे देते हैं पहले ही कि आप दल बदल के दोषी हो, उससे पहले ही सदन की सदस्यता से खुद ही त्याग पत्र दे दें। तो कर्नाटक में कांग्रेस के जो एमएलए थे उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से ही त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, और जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो कांग्रेस की सरकार में बने हुए थे, इसलिए वो कांग्रेस के ही थे, इसलिए उन्होंने जो है वो विधायकों के त्याग पत्र जो है स्वीकार नहीं किए थे। तो फिर वो विधायक सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को कहा कि भाई इनके त्याग पत्र स्वीकार करो। तो स्पीकर ने कहा कि ये मेरा मामला है और सदन की आंतरिक जो कार्रवाइयां है सदन के अंदर की उसमें न्यायालय इंटरफेयर नहीं कर सकता, और स्पीकर ने मना कर दिया था कि मैं त्यागपत्र स्वीकार नहीं करूंगा। तो इस तरह से न्यायपालिका और विधायिका के बीच फिर एक बार जो है वो टकराव हो गया था। ठीक है, तो क्या स्पीकर को त्यागपत्र स्वीकार करना जरूरी है अगर सदन का कोई सदस्य त्यागपत्र देता है? अब वहां पे कांग्रेस के जो सदस्य कांग्रेस जो विधायक थे वो त्यागपत्र क्यों देना चाहते थे? क्योंकि वो वैसे ही आप छोड़ दो पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ, तो वैसे ही आपकी विधानसभा की सदस्यता तो समाप्त हो जाएगी। पर चूंकि वो दल बदल के दोषी नहीं कहलाना चाहते थे इसलिए उन्होंने पहले से त्यागपत्र दे दिया और विधानसभा अध्यक्ष नहीं चाहता था कि इनके त्यागपत्र स्वीकार किए जाए। अब अगर वो दल बदल के दोषी होकर सदस्यता समाप्त होती तो क्या होता? दल बदल के दोषी होने के बाद अगर वो उनकी सदस्यता समाप्त होती तो जो नई बीजेपी सरकार बनती उसमें जब तक वो चुनाव जीत के नहीं आते तब तक उनको मंत्री नहीं बनाया जा सकता था। तो जैसे कि मैंने कहा कि जो दल बदल का दोषी हो जाता है उसे मंत्री बनने के लिए वो जो 6 महीने की मोहलत दी जाती है कि आप 6 महीने में कभी भी विधायक बन सकते हो, तो वो मोहलत इनको नहीं मिलती, इसलिए उन्होंने त्यागपत्र। तो ये एक विवाद जो है वो हमेशा रहता है कि स्पीकर को त्यागपत्र स्वीकार करने के लिए स्पीकर बाध्य है या नहीं है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर किसी के दल बदल विरोध की प्रक्रिया शुरू हो गई है और साथ में उसने त्यागपत्र भी दे दिया है तो उसे त्यागपत्र को कंसीडर करना चाहिए या उसकी एंटी डिफेक्शन के तहत उसको जो है वो कंसीडर करना चाहिए। तो ये हमेशा ये भी विवाद रहता है और स्पीकर जिस दल का होता है तो उसके आधार पर जो है उसका भी मन वैसा वो वैसा ही करता है जैसा कि उसकी पार्टी के हित जो है वो साथ में जुड़े रहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर एक विवाद अभी जैसे राजस्थान में है, तो राजस्थान में जो 19 विधायक हैं ये कह रहे हैं कि हम दल बदल के दोषी नहीं हैं क्योंकि हमने कांग्रेस पार्टी छोड़ी नहीं है, हम अब भी कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं, हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और सचिन पायलट ने अनेक बार जो है बयान दे दिया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हो रहा हूं, बिल्कुल ये मुझे बदनाम करने के लिए कही गई बात है। ठीक है, तो फिर हमारे जो स्पीकर हैं सीपी जोशी जी, इन्होंने इनको नोटिस दिया कि भाई आप जो है आपने पार्टी के विप का उल्लंघन किया है, पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन किया है, इसलिए क्यों ना आपको जो है वो दल बदल का दोषी माना जाए। ठीक है, तो ये अब मामला यहाँ पे विप का आ गया। तो विप के बारे में जैसा कि अपने को पता है कि विप जो है वो केवल सदन की कार्रवाई से संबंधित है, सदन के बाहर विप का कोई महत्व नहीं है। और चूंकि विधानसभा का सत्र अभी नहीं चल रहा है, सदन की कार्रवाई चल नहीं रही है, इसलिए पार्टी विप जारी नहीं कर सकती। तो स्वाभाविक है कि अभी जो ये जो 19 एमएलए हैं ये विप का वायलेशन करने के दोषी ये इस समय जो है वो नहीं है। और इसीलिए कांग्रेस चाहती है कि राज्यपाल जो है वो सत्र बुलाए और सत्र बुलाते ही सत्र में जो है वो व्हिप जारी किया जा सकता है कि सत्र में उपस्थित होना पड़ेगा 19 विधायकों को। ठीक है, तो इसीलिए कांग्रेस चाह रही है, भारतीय जनता पार्टी शायद इसीलिए नहीं चाह रही है कि सत्र बुलाया जाए।
ठीक है। तो ये व्हिप जो है, क्या व्हिप सदन के बाहर जारी किया जा सकता है? क्या व्हिप पार्टी की जो गतिविधियां होती है, जैसे मुख्यमंत्री आवास पर सभी एमएलए को इकट्ठा किया गया, कांग्रेस विधायक दल की बैठक जो है वो बाहर बुलाई गई, तो क्या वहां व्हिप का कोई महत्व है, औचित्य है? तो ये हमारा संविधान क्लियरली कहता है कि व्हिप का जो है ये कार्य क्षेत्र नहीं है, यहाँ पे व्हिप जारी नहीं किया जा सकता। व्हिप सदन की कार्रवाई में ही जारी जो है वो किया जा सकता है, और ये कांग्रेस को और हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं उनको भी अच्छी तरह से पता है, और इसीलिए वो विधानसभा का सत्र बुलाए जाने की मांग जो है वो कर रहे हैं। ठीक है। तो ये एक और विवाद जो है, इसके बारे में दल बदल कानून में ये एक और विवाद नया जुड़ गया है कि व्हिप कहाँ जारी किया जा सकता है और कहाँ नहीं किया जा सकता है। उसके बाद अगला है कि जो भी दल बदल के मामले होंगे, इसमें अंतिम निर्णय जो है वो सभापति का होगा या स्पीकर का होगा। विधानसभा है तो स्पीकर का होगा, विधान परिषद है तो सभापति का होगा। तो क्या इसका जो निर्णय है ये अंतिम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो विधानसभा अध्यक्ष होता है वो भी किसी न किसी पार्टी का सदस्य होता है। ठीक है। हाँ, ब्रिटेन में ये परंपरा है कि जो भी वहाँ पे स्पीकर के पद पर निर्वाचित होता है तो उसी समय वो अपने दल की सदस्यता त्याग देता है, ताकि वो निष्पक्ष रूप से जो है काम कर सके। और वहाँ की राजनीति बहुत मैच्योर है, वहाँ का लोकतंत्र बहुत मैच्योर है, इसलिए वहाँ प्रायः स्पीकर जो है वो इम्पार्शियली, निष्पक्ष रूप से काम करता है। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है। और अनेक ऐसे मौके आए हैं कि जब स्पीकर ने अपनी पार्टी के हितों को ज़्यादा महत्व दिया है, न कि विरोधियों जो भी दूसरे जो पक्ष हैं उनको दिया है। ठीक है। इसके दल बदल के कई उदाहरण हैं, जैसे कि 1997-98 के आसपास उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे एमएलए जो है वो बहुजन समाज पार्टी छोड़ के और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उनको मंत्री पद वगैरह भी दे दिया गया। अब वो दल बदल के दोषी थे। ठीक है। लेकिन जो है उनके विरुद्ध जो है वो कार्रवाई नहीं हुई। केशरीनाथ त्रिपाठी उस समय उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर थे, और उन्होंने जो है वो कार्यकाल पूरा होने दिया, और उन्होंने कहा कि हाँ फैसला सुना रहा हूँ, सुना रहा हूँ, सुना रहा हूँ, और उन्होंने फैसला सुनाया ही नहीं, और विधानसभा कार्यकाल पूरा हो गया, और कल्याण सिंह सरकार ने जो है अपना कार्यकाल पूरा कर दिया, और वो दल बदल की दोषी हुई नहीं। तो जब भी कोई दूसरे दल का व्यक्ति सत्ता पक्ष के साथ जुड़ता है, जिस पक्ष का स्पीकर भी है, तो उसमें स्पीकर जो है वो प्रायः फैसला देता ही नहीं है, और टाल मटोल करके और उसको खींचता जाता है और लंबे से लंबा समय जो है वो ले लेता है। ठीक है। इसी तरह से तेलंगाना के अंदर जो है टीडीपी के जो है वो 12 सदस्य जो है, हालांकि 15 एमएलए हैं, और उसमें से 12 एमएलए जो है वो आगे इसमें टीआरएस में शामिल हो गए। ठीक है। तो टीआरएस में जो शामिल हुए, अब ये दल बदल के दोषी जो इसके मामले में भी जो है, न तो स्पीकर ने फैसला लिया और न यहाँ के हैदराबाद हाई कोर्ट ने भी सुनने से मना कर दिया। ठीक है। अब वैसे देखा जाए तो 15 में से अगर 12 सदस्य शामिल होते हैं तो वो दल बदल के दोषी नहीं है, क्योंकि 2/3 से अधिक है। लेकिन मामला इतना सरल था नहीं। 15 में से पहले केवल 8 सदस्य थे जिन्होंने जो है वो टीआरएस जो है वो टीआरएस में शामिल हो गए थे, सरकार में शामिल हो गए थे, और 7 सदस्य पीछे रह गए थे। तो ये 2/3 पूरे नहीं थे। ठीक है। और फिर धीरे धीरे करके 2 सदस्य बाद में और टूट गए, फिर 2 सदस्य और टूट गए, और लास्ट में जाके ये 12 सदस्य हो गए थे। तो कायदे से जो पहले 8 सदस्य शामिल हुए थे, उसी समय वो दल बदल के दोषी हो गए थे, और उनकी सदस्यता वैसे ही समाप्त हो गई थी, हो जानी चाहिए थी। लेकिन जो है वो 5 साल का कार्यकाल सरकार ने पूरा कर लिया, और वो एमएलए ने भी कार्यकाल पूरा कर लिया, और टीआरएस के ही स्पीकर थे, और उन्होंने इस मामले में कोई फैसला ही नहीं दिया, और इस तरह से जो है वो दल बदल के दोषी थे, लेकिन उनको दल बदल का दोषी जो है घोषित नहीं किया गया। इसी तरह से आंध्र प्रदेश के अंदर भी जो है वो चंद्रबाबू नायडू की सरकार में जो है दूसरे दलों के लोग जो है वो शामिल हुए, और उल्टे वो मंत्री और बन गए, और उनके बारे में भी किसी तरह का फैसला जो है वो नहीं दिया गया। तो कुल मिला के इस तरह से अनेक ऐसे केस हैं जहां पे यदि दूसरे जो दल के सदस्य सत्ता पक्ष के साथ जुड़ते हैं तो उनके मामले में स्पीकर जो है वो फैसला नहीं सुनाता है, और स्पीकर या अध्यक्ष का जो रवैया होता है, व्यवहार होता है, वो हमेशा भेदभाव मूलक ही होता है। ठीक है। तो इसलिए ये एक विवाद रहता है कि क्या ये निर्णय लेने का अधिकार उसे ही दिया जाना चाहिए, और उसका अधिकार अंतिम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर वो गलत निर्णय लेता है तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। ये हमेशा से ही एक विवाद का विषय रहा है। ठीक है। और हालांकि न्यायालय
में इसे अब चुनौती दी जाती है, उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। और तीसरा है कि समय सीमा, जैसे कि इसी में आप प्रूव हुआ कि इसकी एक निश्चित समय सीमा होनी चाहिए कि स्पीकर को कम से कम इतने समय में फैसला लेना होगा। जैसे कि हमने देखा, ये 2-3 उदाहरण देखे, इनमें स्पीकर ने जो है फैसला लिया ही नहीं और चलने ही दिया उस चीज को। ठीक है, तो इसकी एक समय सीमा होनी चाहिए कि स्पीकर को एक टाइम देना चाहिए कि इतने टाइम के अंदर आप फैसला ले लो कि अगले वाले दल बदल के दोषी हैं या नहीं है। तो ये मुख्य जो है वो विवाद है दल बदल कानून के। विवाद एक बार वापस, सबसे पहले तो स्वेच्छा से किसी ने सदस्यता त्यागी है या नहीं त्यागी है, ये पूरी तरह से डिफाइन नहीं है, क्योंकि व्यक्ति पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होता है लेकिन इस्तीफा देता नहीं है, तो उसे क्या माना जाए, उसे पार्टी त्याग न माना जाए या नहीं माना जाए। दूसरा, त्याग पत्र, अगर कोई व्यक्ति जो है वो पार्टी छोड़ने के लिए विधानसभा से त्याग पत्र पहले दे देता है तो वो त्याग पत्र स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा विवाद जो है विप किन स्थितियों में जो है वो जारी किया जा सकता है और कब दल बदल के दायरे में लाया जाएगा विप को। और फिर स्पीकर का निर्णय ही क्या अंतिम होना चाहिए, न्यायालय में इसको अपील होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, और स्पीकर को जो है वो समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए निर्णय देने की। ठीक है, तो ये विवाद जो है वो है। ठीक है, अब इन विवादों को लेके जो है अनेक बार न्यायालय ने, न्यायपालिका ने जो है इसके बारे में क्या क्या कहा है। ठीक है, तो सबसे पहला तो जो है न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन किया था, संवैधानिक पीठ का गठन किया था। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में 3 तरह की बेंच होती है, जैसा कि आपको बता दूं जानकारी के लिए। एक डिविजनल बेंच होती है जिसमें 2 न्यायाधीश होते हैं, जो सबसे छोटी बेंच होती है। सिंगल बेंच हाई कोर्ट की तरह वहाँ पे नहीं होती, तो डिविजनल बेंच में जो है 2 न्यायाधीश होते हैं। उसके बाद एक फुल बेंच होती है जिसमें 3 या 4, 3 भी हो सकते हैं या 4 न्यायाधीश हो सकते हैं, जिसे फुल बेंच कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो 3 तरह की बेंच होती है, डिविजनल बेंच, फुल बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो संविधान की कहीं पे भी व्याख्या करनी हो और ऐसा कोई मुद्दा आता है तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन करता है, संवैधानिक पीठ का गठन करता है, जिसमें मिनिमम 5 न्यायाधीश होते हैं और 5 से ज़्यादा के भी हो सकते हैं, 6, 7, 8, 9, 10। नॉर्मली जो है वो इसमें विषम संख्या होती है, ऑड नंबर होता है, ताकि जो है वो फैसला देने में सहूलियत रहे जजों की संख्या। ठीक है, और अधिकतम अभी तक जो है 13 न्यायाधीशों की जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन हुआ है। जैसे कि आपको पता है केशवानंद भारती केस में 13 न्यायाधीशों की जो है वो बेंच थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो दल बदल इस 10वीं अनुसूची की व्याख्या करने के लिए भी 1992 में जो है कीहोतो केस, ठीक है, केस का नाम था कीहोतो केस जो है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन किया गया था जिसमें 5 न्यायाधीश थे। ठीक है, और उस कीहोतो जो केस था जिसमें पहली और आखिरी बार ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन हुआ है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस बेंच के डिसीजंस के आधार पर ही जो है वो अपने बाकी के डिसीजंस जो है वैसे डिविजनल बेंच ने और फुल बेंच ने सुनाए हैं। तो उस बेंच ने क्या कहा था 10वीं अनुसूची के बारे में, तो उस बेंच ने एक बात तो क्लियरली कही कि संसदीय लोकतंत्र के अंदर स्पीकर का पद जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है और बहुत शक्तिशाली होता है और हमें इसके महत्व को स्वीकार करना चाहिए। स्पीकर महोदय का सम्मान बढ़ा दिया। दूसरा कहा कि जो स्पीकर या सभापति जो होते हैं वो सदन के जितने भी राइट्स और प्रिविलेजेस होते हैं उनके गार्जियन होते हैं, इसलिए सदन के अधिकारों की रक्षा करना इनका कर्तव्य है। और चूंकि दल बदल सदन के अंदर होता है इसलिए ये उसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है और इसलिए दल बदल के मामले में निर्णय लेना जो है उसका अधिकार होना चाहिए और उसी के पास होना चाहिए। तो जो मेजोरिटी जज थे उनका ये मानना था, लेकिन साथ में ही उन्होंने ये कहा कि स्पीकर का ये जो पावर है, ये जो शक्ति दी गई है 10वीं अनुसूची में, ये अपवाद रहित नहीं है। ठीक है, ये अपवाद रहित नहीं है, अनएक्सेप्शनेबल जो है वो नहीं है। ये इसका ऐसा नहीं कि इसका ये एब्सोल्यूट पावर भी नहीं है। एब्सोल्यूट पावर नहीं है मतलब कि इसको जो है वो न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो कीहोतो केस में ये क्लियरली कहा गया है कि स्पीकर का या सभापति का जो भी फैसला होता है उसके विरुद्ध न्यायालय में अपील की जा सकती है। ये स्पीकर की एब्सोल्यूट शक्ति जो है वो नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के कीहोतो केस ने ये तीनों बातें जो क्लियर, पहले
स्पीकर की तारीफें की, उसकी शक्तियों का एहसास दिलाया, उसकी शक्तियों को बताया भी सही, लेकिन बाद में लास्ट में ये कह दिया कि लेकिन उसकी शक्ति एब्सोल्यूट नहीं है, उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो अब जो भी स्पीकर फैसला लेता है और न्यायालय में इसकी जो अपील की जाती है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अनुसार ही है। ठीक है, तो एक तो था ये की हो तो केस। उसके बारे में बाद में जो है, अभी जैसे कि मैंने बताया आपका जो है तेलंगाना वाला मामला, तो तेलंगाना वाले मामले में इतने सारे करीब 27 एमएलए जो थे वो टीआरएस में शामिल हो गए। ठीक है, और इनके खिलाफ जो है अनेक लोगों ने हैदराबाद उच्च न्यायालय के अंदर जो याचिकाएं दायर की कि ये सब दल बदल के दोषी हैं, और चूंकि स्पीकर भी सरकार का ही है और इसलिए वो इस पर सुनवाई कर नहीं रहा है, तो हैदराबाद जो उच्च न्यायालय था उसने मना कर दिया कि हम सदन के आंतरिक मामलों में किसी तरह का हस्तक्षेप जो है वो नहीं करेंगे। तो वहाँ हैदराबाद उच्च न्यायालय ने अलग ही बात की। इसी तरह से राजस्थान का मामला है, जैसे कि अभी जो है वो नोटिस दिए गए इन लोगों को, सभापति के द्वारा जो नोटिस दिए गए विप का वायलेशन, और क्यों नहीं इन्हें दल बदल का दोषी माना जाए। तो राजस्थान उच्च न्यायालय ने जो है स्पीकर को कहा, स्पीकर के उस नोटिस या फैसले पर स्टे दे दिया, यानी कि स्पीकर का फैसला अभी लागू नहीं होगा। ठीक है, और पहले कहा कि किस तारीख तक ये इस पे स्टे है, आप कोई कार्रवाई नहीं करोगे, फिर कहा 24 तारीख तक आप कोई कार्रवाई नहीं करोगे, और अब भी उच्च न्यायालय का यही रवैया है कि इस पर किसी तरह की कार्रवाई जो है वो नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि कुल मिला के यहाँ न्यायपालिका जो है फिर से स्पीकर के अधिकारों को जो है वो सीमित कर रही है। ठीक है, तो इसके बाद जो है ये पक्ष जो है वापस सुप्रीम कोर्ट में गए। तो सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा है वो आज देखें आज ही जो है सुप्रीम कोर्ट का में सुनवाई वापस होती है और सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। लेकिन जैसा कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि दल बदल विरोधी जो है वो दल बदल विरोधी प्रावधानों को आधार बनाकर पार्टी के अंदर जो विरोध है उसको दबाया नहीं जाना चाहिए, और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कटाक्ष किया है कि आप दल बदल विरोधी प्रावधानों को आधार बनाकर पार्टी के का जो आंतरिक लोकतंत्र है, जिसमें कि अगर आपके कुछ विधायक आपसे असंतुष्ट हैं और आप वो असंतुष्ट होने की वजह से आपके विरुद्ध आवाज उठाते हैं, तो दल बदल के हथियार से आप उनकी आवाज को कुचल नहीं सकते। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के स्वर कुछ ऐसे थे पहले वाले जो फैसले में। और उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि स्पीकर को जो है वो ध्यान रखना चाहिए, उसे अपने राजनीतिक दल की इच्छाओं के अनुरूप कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए। और यदि कोई स्पीकर निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं करता है तो वो स्पीकर की कुर्सी पर बैठने के लिए डिजर्व नहीं करता। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जो है वो अभी स्टेटमेंट है, और आज क्या फैसला आता है देखें सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, तो कुल मिला के ये है दल बदल से संबंधित जो मामले। और इसके साथ ही आपसे अगर पूछा जाए कि क्या किया जाना चाहिए, ये जितने भी दल बदल 10वीं जो अनुसूची है वो विधायकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जो है संसदीय जनादेश जो है उन दोनों के बीच क्या संतुलन स्थापित करने में सफल रहा है या नहीं रहा है, और पूरी तरह से सफल नहीं है तो इसमें कुछ कमियां हैं, तो इन कैसे दूर किया जा सकता है। तो पुराने जो हमारे सामने उदाहरण हैं, इन उदाहरणों को देखकर हम कह सकते हैं कि स्पीकर का जो रोल है वो सामान्यतया जो है वो निष्पक्ष नहीं रहता है। तो और सुप्रीम न्यायपालिका ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा है कि ये जो शक्ति है दल बदल के मामले में निर्णय लेने की शक्ति जो स्पीकर के पास होती है, ये स्पीकर से ले ली जानी चाहिए, और ये शक्ति जो है एक ट्रिब्यूनल बनाया जाना चाहिए। ट्रिब्यूनल जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस जो होते हैं वो इसके सदस्य होने चाहिए, और वो इसमें अंतिम फैसला लें तो वो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि वो किसी दल विशेष से संबंधित नहीं होंगे। और उन्होंने इसमें एक क्लैरिफिकेशन भी दिया, क्योंकि अब जब ये प्रोविजन रखा गया था कि इसका फैसला जो स्पीकर लेगा, तो इसलिए रखा गया था कि हमारा जो संविधान है वो सेपरेशन ऑफ पावर्स थ्योरी पे काम करता है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर काम करता है। और जैसा कि केंद्र की सरकार में अगर देखें तो आर्टिकल 121 और आर्टिकल 122 क्लियरली कहते हैं कि आर्टिकल 121 कहता है
कि विधायिका न्यायपालिका के कार्यों में किसी तरह का इंटरफेयर नहीं करेगी और संसद में किसी भी न्यायाधीश के विरुद्ध जो है कोई टिप्पणी या स्टेटमेंट नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके विरुद्ध उसको हटाने का प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता, तब तक संसद के अंदर न्यायपालिका के कार्यों की आलोचना नहीं की जा सकती। तो जैसा कि आर्टिकल 121 और आर्टिकल 122 क्लियरली ये मेंशन करते हैं कि न्यायपालिका विधायिका के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी और विधायिका न्यायपालिका के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। आर्टिकल 121 में यह स्पष्ट कहा गया है कि संसद के अंदर जो है वो किसी भी न्यायाधीश के व्यवहार या न्यायपालिका के बारे में कोई कमेंट जो है वो नहीं किया जाएगा जब तक कि किसी न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव पेश नहीं होता है। तो न्यायाधीश को हटाने का जो प्रस्ताव आता है उस समय आप जो आलोचना कर सकते हो, इसके अलावा आप न्यायपालिका की कोई आलोचना नहीं कर सकते। और आर्टिकल 122 में भी ये क्लियर मेंशन है कि न्यायपालिका भी सदन के अंदर के कार्यों में किसी तरह का इंटरफेयर नहीं करेगी। तो चूंकि ये दल बदल जो है वो सदन के अंदर का मामला है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पहले भी मैंने क्लियर किया होगा, नहीं तो मैं कहूँ कि ये जो दल बदल है 10वीं अनुसूची के प्रोविजंस है, ये केवल सांसदों और विधायकों पर लागू होते हैं, ये पार्टी के सामान्य कार्यकर्ताओं पर लागू नहीं होते हैं। दल बदल कानून जो है वो केवल सांसदों और विधायकों के लिए है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उन पर ही लागू होता है। पार्टी का जो अध्यक्ष है, पार्टी का कार्यकर्ता है, प्रदेशाध्यक्ष है, इन पर जो है ये लागू नहीं होता है। तो सदन की ये चूंकि सदन के सदस्य होते हैं तो सदन के अंदर एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल होता है, तो ये सदन के अंदर का मामला है और इसलिए इसमें न्यायपालिका का किसी तरह का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। ये ध्यान में रखकर जो है वो 10वीं अनुसूची में ये प्रोविजन किया गया था कि दल बदल के मामले में जो अंतिम निर्णय है वो स्पीकर या सभापति जो है वो लेगा, क्योंकि सदन के अंदर का मामला है और इसीलिए न्यायालय की अधिकारिता में नहीं रखा गया था इसको जब शुरू में रखा गया। लेकिन न्यायपालिका ने तर्क दिया कि देखो इससे सेपरेशन ऑफ पावर्स थ्योरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, शक्ति पृथक्करण का जो प्रभाव है वो इस शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो इससे प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि चूंकि न्यायपालिका भी एक अलग अपने आप में एक अलग पिलर है लोकतंत्र का और न्यायपालिका के न्यायाधीशों को जब हटाया जाता है तो अंतिम रूप से उसको जो है वो अंतिम रूप संसद ही देती है, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्ताव पारित होकर न्यायाधीशों को अगर हटाया जा सकता है, यानी कि न्यायपालिका के सदस्यों को विधायिका हटा सकती है, तो विधायिका के सदस्यों को भी हटाने के मामले में जो है वो न्यायपालिका निर्णय क्यों नहीं ले सकती। न्यायपालिका की ये सीधा सीधा लॉजिक है, इससे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत प्रभावित नहीं होगा। तो इसलिए उनका मानना है कि ट्रिब्यूनल बना दिया जाना चाहिए और वो ट्रिब्यूनल जो है वो स्पीकर की तुलना में ज़्यादा सही फैसला देगा, क्योंकि स्पीकर जो होता है वो बायस्ड होता है अपने राजनीतिक दल के प्रति, ठीक है। तो ये उनका सुझाव है जो न्यायपालिका ने दिया है। इसी तरह से दूसरा जो प्रशासनिक सुधार आयोग है, सेकंड एआरसी की जो रिकमेंडेशंस हैं उसमें उन्होंने कहा है कि दल बदल के मामले में ये जो अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति है वो स्पीकर और सभापति से लेके राष्ट्रपति और राज्यपाल को दे दी जानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि सामान्यतः जो है सांसदों की अयोग्यता अन्य दल बदल के अलावा अन्य जितनी भी अयोग्यताएं होती है, जो कि आर्टिकल 102 में सांसदों की अयोग्यताओं का उल्लेख किया गया है और आर्टिकल 103 में क्लियरली कहा गया है कि कोई भी सांसद अयोग्य है या नहीं है इसका निर्णय राष्ट्रपति लेगा। और लेकिन ये राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं लेगा, ये इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन से लेगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो राज्य के एमएलए होते हैं या एमएलसी होते हैं, इनकी अयोग्यता का निर्णय भी राज्यपाल लेता है चुनाव आयोग की अनुशंसा के आधार पर, ठीक है। तो जब बाकी सारी अयोग्यताओं में राष्ट्रपति और राज्यपाल अगर निर्णय लेते हैं लेजिस्लेचर्स के बारे में, तो दल बदल वाले मामले में क्या दिक्कत है। इसलिए दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा है कि ये शक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल को दे दी जानी चाहिए और राष्ट्रपति और राज्यपाल की ये डिस्क्रिशनरी पावर्स विवेकाधीन शक्तियां नहीं होगी, बल्कि ये जो है वो इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन से करेंगे, इसका निर्णय करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन चूंकि एक ऑटोनोमस बॉडी है और इसलिए वो निष्पक्ष रूप से कार्य करेगी, ऐसी ज्यादा संभावना है स्पीकर की तुलना में, ठीक है। तो ये सुझाव जो है वो दिए गए हैं इसमें ये निर्णय। और दूसरा, न्यायपालिका ने कहा है कि दल बदल के मामले में स्पीकर को 3 महीने के अंदर अंदर कोई फैसला, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर कोई सर्कमस्टेंसेस नहीं है तो 3 महीने के अंदर अंदर अपना फैसला लेना ही चाहिए, ठीक है। ये भी कहा है, लेकिन स्पीकर सामान्यतः इसको मान नहीं रहे हैं।
और विधि आयोग ने तो यहाँ तक कहा है कि ये जो दल बदल वाला जो मामला है ना, जो कहा है कि 2/3 सदस्य दूसरे दल में शामिल हो सकते हैं, इसको भी समाप्त करो और किसी भी तरीके से एक दल से जो चुना हुआ है वो एक दल में ही रहना चाहिए। ये जो रियायत दी गई है 2/3 एक साथ जा सकते हैं, इस रियायत को भी जो है वो समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ठीक है। तथा कई लोगों का ये भी मानना है कि जब विप का वायलेशन करके कोई भी सांसद वोट देता है, सांसद या विधायक विप का वायलेशन करके, तो उस वोट को ही इनवैलिड जो है वो घोषित कर दिया जाना चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ सुझाव हैं जो कि 10वीं अनुसूची के जो प्रोविजंस हैं इनमें जो है वो बदलाव लाए जा सकते हैं। ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये जो दल बदल विरोधी जो प्रोविजंस हैं ये इस समय ज़्यादा चर्चा में है और आपके इंटरव्यू में ये काम के हो सकते हैं। और दल बदल को आयाराम गयाराम भी कहते हैं। इसके पीछे भी एक किस्सा है, हो सके आपको इंटरव्यू में पूछ लिया जाए। 1967 में जो है वो हरियाणा के एक विधायक थे गयालाल, उन्होंने एक ही दिन में 3 पार्टियां जो है वो बदली थी। वो कांग्रेस के एमएलए थे, कांग्रेस छोड़ के वो जनता पार्टी में शामिल हुए, जनता पार्टी छोड़ के फिर कांग्रेस में शामिल हुए और फिर कांग्रेस छोड़ के जनता पार्टी में शामिल हुए और फिर जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए। ठीक है। तो इस आधार पर उनका नाम गयालाल था। तो जो कांग्रेस के उस समय के अध्यक्ष जो थे हरियाणा के, उनको वापस जब तीसरी बार अपनी पार्टी में वापस लाए तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि जो गयाराम था वो आयाराम हो गया है वापस और हमारे साथ हैं। तो इसलिए ये टर्म जो है वो लोकप्रिय हो गई, आयाराम गयाराम। तो दल बदल के लिए जो है इस टर्म का प्रयोग किया जाता है।